ना, Okay, हम sir. उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे ना। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? व्हाट वी डिस्कस अबाउट इज कि जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इट इज एक प्रोसेस या एक सिस्टम है मैथमेटिक्स का, जिससे हम जो भी हमारे पास स्पेस में चीजें होती है। अब यहाँ पर हम एक प्लेन में बात कर रहे हैं, प्लेन का मतलब समझ में आता है आपको? अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ प्लेन? Yes, sir. है ना, ये हमारे पास बोर्ड है, ये एक प्लेन की तरह है हमारे लिए, है ना। तो विद दिस सिनेरियो व्हाट वी से कि अगर हमारे पास कोई भी स्पेस, कोई भी पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, है ना, उन सब के लिए हम एक स्पेशल एड्रेस बना देते हैं। एड्रेस मतलब समझते हो ना आप? हाँ sir. आप बोलो कि आप कलकत्ता में रहते हो, है ना, बट अगर मैं पूछूं कि आप कहाँ रहते हो, तो आप किसी न किसी रेफरेंस के बेसिस पे बताओगे अपना एड्रेस। या आप अगर अपना कोई घर का नंबर बताओगे तो घर का नंबर भी किसी न किसी काउंटिंग के बेसिस पे आ रहा होगा, कहीं से हाँ. 1 स्टार्ट हो रहा होगा, तभी जाके वो आपके घर के नंबर तक पहुंचा होगा, है ना। तो हर चीज में जब भी हम काउंटिंग करते हैं, किसी को भी एड्रेस देते हैं, तो उसके लिए रेफरेंस चाहिए होता है कि हम यहाँ से काउंट स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, लाइक दैट। तो यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिस्टम है, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हमारे पास इस प्लेन में है, सबको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको ओरिजिन मानते हैं। तो एक्स और वाई, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम कार्टेशियन प्लेन या रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम डिस्कस करते हैं, उसके अंदर व्हाट वी डिस्कस इज दैट देयर आर टू परपेंडिकुलर लाइंस, जिनके बेसिस पे हम सारी कैलकुलेशंस एंड समथिंग एवरीथिंग वी डू, है ना, सारे पॉइंट्स को हम उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। तो कोई भी एक पॉइंट है x1, y1, इसमें x1 y1 क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास? व्हाट इज x1? x1 is So the the point x on x सॉरी, related to the x. ये बेसिकली होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, Oh, अच्छा. ठीक है। दिस इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए पॉइंट। पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसका बेसिक डेफिनेशन है। एंड y1 इज डिस्टेंस फ्रॉम x-axis. x एक्सिस। नाउ ये चीज आपको अच्छे से अभी समझ लेनी है ना, सो दैट कि हम जब चीजें पढ़ लेंगे तो उसके बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को भी हम इससे समझ सकते हैं, है ना। जैसे कुछ जैसे जनरल इक्वेशन होती है बड़े बड़े, जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बट अगर आप इस बेसिक को, बिल्कुल सिंपल सा ये चीज है, अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हो तो दैट्स डन, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, ओके। तो x1 और y1 का मतलब हुआ x1 इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड y1 इज डिस्टेंस फ्रॉम x X-axis. एक्सिस, ठीक है। तो ये एक पॉइंट की बात हो गया, ठीक है। अगर हम बोलते हैं इसकी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं क्या ऐसे? आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होगा, हाँ. है ना। तो x1 y1 की इससे डिस्टेंस निकालने के लिए हम जो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं, d इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपको पता है? हाँ sir. कैसे हम ये चीज बता सकते हैं, कैसे आ सकता है ये चीज? हाउ वी अंडरस्टैंड दिस? सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। तो हमें ना हर एक पॉइंट का ना एक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है वहां पर। जैसे एक और पॉइंट हमने लिया यहाँ पर x2, y2, ऐसा ले सकते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस, एक ट्रायंगल बन जाएगा 90 डिग्री वाला ना। अगर हम बात करें ये x2 है, दैट मींस ये वाला लेंथ x2 होगा, हाँ. ये पॉइंट x2 है, और ये y2 है, मतलब ये पूरी लेंथ होगी, ये Y2. y2 होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक y2 होगा, है ना। तो दैट मींस ये वाली जो लेंथ हुई, ये वाली, ये क्या हुई? पूरा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, Y2 minus Y1. और ये वाला कितना हुआ? X2 minus x1 X1. माइनस, हाँ, वो आप स्क्वायर करोगे तो फर्क नहीं पड़ता, x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये और ये अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस हाँ d, sir.
तो यही प्रोसेस है सिंपल पाइथागोरस थ्योरम में, और कुछ नहीं है जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। ओके, Yes. Yes, The sir. distance formula is basically the application of Pythagoras theorem, but ये चीज समझने के लिए ठीक है, बट हमें ध्यान में हमें से यही रखना है और इसी को यूज करना है whenever required. Okay? Okay, sir. तो आई एम श्योर आपने क्लास 10 में भी ये पढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसमें और स्ट्रेस नहीं कर रहे, बस एक बेसिक आइडिया हमने ले लिया एंड आई हैव गॉट द श्योरिटी कि हाँ आपको सब पता है। ठीक है, हाँ सर। तो कुछ नोट करना है इसमें से? नहीं होगा। नहीं सर, हो गया। ना एक कंसेप्ट हमारे पास होता है that is we call as slope. Do you know what is slope? Yes, sir. क्या होता है? हाँ, हाँ, So tan ठीक। theta. tan थीटा। ठीक है, tan थीटा स्लोप क्यों होता है? स्लोप वर्ड क्या कोई ऐसा स्पेशल मैथमेटिकल टर्म है क्या? क्या हम स्लोप वर्ड को जनरल लाइफ स्टाइल में यूज नहीं करते? हाँ स्लोप सर, का क्या meaning है? mountains and things. हाँ, तो वहां पर स्लोप होता है, तो वो स्लोप और ये स्लोप कुछ अलग है या सेम ही बात है? Incline of a line. इंक्लाइन प्लेन, हाँ वही चीज है। मतलब हम मान लेते हैं, लेट्स से हम किसी रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मान लो आप साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग करते हो आप लोग, है ना? तो मान लो आप साइकिलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो एक टाइम पे ना रोड ऐसे बिल्कुल सीधी सीधी चल रही है, तो कोई इशू नहीं है, आप चला रहे हो, कंफर्टेबल है, जितना आप मतलब अपना एफर्ट लगा रहे हो उतना आप आगे जा रहे हो, उतनी स्पीड से आप बढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास स्लोप कैसा हुआ? जीरो, फ्लैट है sir. जब बिल्कुल, है ना। अब जैसे ही मान लो कि आपको कोई एक ऐसा रोड आया जिसमें आपको ऐसे जाना है, तो जैसे जैसे ऊपर हुआ, अगर ऐसा स्लोप होता है तो हाँ आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, हाँ हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होगा चलाने में, ऊपर बढ़ने में। अगर ऐसा स्लोप हो गया तो, और मुश्किल हो मुश्किल है। ऐसा हो गया तो चलेगा ही नहीं। जा ही नहीं पाएंगे, है ना। तो बेसिकली हम इस तरह से समझ रहे हैं कि ऐसे जब हम कर रहे हैं तो स्लोप बढ़ रहा है, हाँ सर। तो जिस भी चीज को हम स्लोप बोल रहे हैं वो भी बढ़ना चाहिए, हाँ हाँ, है ना। तो इसलिए जब हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब जो थीटा और tan थीटा की बात करते हैं, थीटा होता है एक्स एक्सिस से इसका इंक्लिनेशन, हाँ है ना, और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग tan थीटा, ये वाला हमारा, ये पूरा हमारे पास x2 हो गया और ये x1 हो गया, हाँ ये वाला जो लेंथ हो गया वो x2 माइनस x1 बन जाएगा, और ये वाला पूरा y2 हो गया और ये वाला y1, तो इसको हम y2 माइनस y1 बोल सकते हैं। तो बाय द बेसिक आइडिया ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इतना आपको पता होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 परपेंडिकुलर बाय बेस, इस थीटा के ऑपोजिट में परपेंडिकुलर और इस थीटा के साथ में जो एडजेसेंट है वो बेस है ना। तो यानी कि ये वाला जो पर्टिकुलर थिंग है, आप मुझे बताओ थीटा को अगर हम वेरी करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है बेसिक वाला आइडिया, हाँ 0 से 90 डिग्री में क्या होता है आपको पता है? हाँ, 0 पे 0 होता है, फिर 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, फिर 1 होता है, फिर √3 होता है, और फिर इन्फिनिटी या फिर नॉट ऑफ एंड चला जाता है 90 डिग्री पे। हाँ सर। यू कैन सी दैट कि लगातार स्लोप बढ़ रहा है हाँ है ना। यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा तो उसमें आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, दैट्स ओके, है ना। यानी कि अगर 0 से धीरे धीरे बढ़ेगा तो कोई इश्यू नहीं है, बट अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, है ना। तो ये जो थीटा है ये उसको एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर पा रहा है। हाँ तो अगर ये ऐसा हो जाता है समथिंग लाइक दिस, तो आप सोच के देखो, ऐसे आप जा रहे हो और एक रोड अगर ऐसे आ गई तो क्या होगा? सो 0 डिग्री हो जाएगा वर्टिकल, नहीं 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हो जाएगा, बट आपको क्या फील होगा? वॉल है। क्या वो रोड मानी जाएगी किसी भी तरह से? नहीं सर। अब वो लोग स्लोप के बाद कहा है तो दीवार है, हाँ
स्लोप है ही नहीं ना वहां पर, दीवार है बेसिकली, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है ऐसे, है ना। तो इसलिए वहां पर स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाता है कि वो तो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से हो गया, तो स्लोप तो बचा ही नहीं एक तरह से, है हाँ ना। इसलिए जब 90 डिग्री होता है तब tan थीटा नॉट डिफाइंड है और स्लोप भी नॉट डिफाइंड है ना। अब इसके बाद ऐसे हुआ तो ठीक है, अब मान लो कि अगर स्लोप इस तरह से हुआ कुछ ऐसे, अब चल रहे हो इस तरह से स्लोप है, अब क्या होगा? हम लोग का नॉर्मल जब सही रहेगा, नॉन दम में कुछ नहीं। और आराम होगा आपके लिए, हाँ सर है ना। तो इसमें और इसमें ऑपोजिट सिनेरियो है ना, ऐसे करने पे ऊपर जाता है, ऐसे करने पे नीचे, नीचे जा रहा है है ना। तो ये ऑपोजिट स्लोप हुआ। हाँ तो जब भी हम ऑपोजिट की बात करते हैं तो ऑपोजिट की बात करते हुए हम क्या चीज का ध्यान रखते हैं, हम क्या समझते हैं दैट ऑपोजिट जब है तो दो चीजों का हमें, मतलब दो अलग अलग टाइप का हमें उसमें साइन चाहिए होता है ना, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मानने से ऑपोजिट हो जाता हाँ सर है ना। यही चीज इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ भी किया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। हाँ सर तो अब ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर प्लस लिखा हुआ है और किसी के ऊपर माइनस लिखा हुआ है इसलिए वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। इट इज जस्ट कि हमारे पास दो टाइप के चार्जेस हमने ऑब्जर्व किए थे और उसके अकॉर्डिंग एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव माना था, ठीक है। तो वैसे ही हमने दो टाइप के स्लोप ऑब्जर्व किए इसलिए एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव मानते हैं, ओके। इसलिए अब जैसे 90 डिग्री से थोड़ा सा अगर हम इधर गए ऐसा करके तो स्लोप ऐसा कुछ रहेगा बिल्कुल, हाँ तो कैसा लगेगा? सर नेगेटिव मजा आ जाएगा बिल्कुल ऐसे, है ना। गए हो ना कभी वाटर पार्क में, ऐसे वाला सर स्लोप, तो वो वाला चीज है। और अगर आप थोड़ा सा और नीचे रहेंगे तो थोड़ा सा और धीरे धीरे आप आराम से जाएंगे, थोड़ा और नीचे रहेगा तो और आराम से जाएंगे, है ना। तो बेसिकली ऐसे केस में यहाँ पे स्लोप सबसे ज्यादा है हाँ और फिर धीरे धीरे कम होते होते ऐसे में जीरो हो जाएगा, है ना। हाँ बेसिकली जो tan थीटा का वेरिएशन है वो स्लोप पे बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। तो बेसिकली जो y2 माइनस y1 में x2 माइनस x1 का जो रेशियो है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, इसलिए इस चीज को हम क्या बोल देते हैं? स्लोप ठीक है। इसको हम जैसे वैसे तो tan थीटा है, इसका नाम स्लोप है, पर फिर भी इसका हम एक निकनेम रखते हैं दैट इज m, प्यार से बोलते हैं ना, घर पे कुछ नाम होगा ना आपका भी, तो वैसे ही इसका भी क्या है m हम डिनोट करते हैं इन जनरल, ठीक है। अगर कभी भी हमें स्लोप की बात की जा रही है तो उसको m मान लेते हैं, जैसे हमें स्लोप नहीं पता चलता ना, किसी नंबर को x मानते हैं, है ना। एंगल होता है तो उसको थीटा मानने का एक रिवाज है। हाँ हाँ तो वैसे ही इफ वी हैव स्लोप तो स्लोप को हम बाय डिफॉल्ट m मानते हैं, ठीक है। अब अगर जरूरत पड़ रहा है किसी और तरीके से तो हम जो चाहे वो मान सकते हैं, बट ये जस्ट बोलने का तरीका है, ठीक है। ठीक है ओके, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं सर ठीक है, इसको हटा दूं। हाँ सर ना जब हमने स्लोप समझ लिया क्या होता है तो अब इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के बारे में। एक सेक्शन फॉर्मूला और है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। नाउ स्ट्रेट लाइन, व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रेट लाइन? जो हम स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं? shortest distance between two points. अच्छा, 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, स्ट्रेट लाइन हो गया। नाउ यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो लाइन जैसे रहता है, तो एक होता है लाइन, एक होता है रे और एक होता है लाइन सेगमेंट, तो पढ़ा होगा आपने। हाँ हाँ नहीं सर ये रे रे नहीं पढ़ा, मतलब रे क्या होता है? ये मतलब जो कि एक जगह से स्टार्ट होता है और दूसरी तरफ चलते रहता है, अच्छा एंडिंग एट वन पॉइंट एंड नॉट एंडिंग एट अनदर पॉइंट। दूसरी तरफ में एंड नहीं होगा, एक तरफ में एंड है, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंडिंग नहीं है। ओह अच्छा 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 लाइन सेगमेंट के लिए बोथ साइड एंड पॉइंट है और इसमें दोनों साइड में एंड पॉइंट नहीं, ठीक है ठीक है। तो दिस इज द जैसे सन रेज बोलते हैं ना, सनलाइट की जो रेज होती है वो ऐसी होती है ना, सन से स्टार्ट हुई
और फिर आगे जाती रहती है जहां तक भी उसको मिलता है, कहीं पे टकराती तो रिफ्लेक्ट होकर पहुंच जाती है दूसरी जगह, है ना। लाइन सेगमेंट इन जनरल जो हम ड्रॉ करते हैं कहीं पर भी, हाँ सर। लाइन तो हम ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, और अगर हमको लाइन की बात करनी है तो लाइन बेसिकली कोई भी एक हमने डायरेक्शन देख लिया कि हाँ इधर से इधर जो जा रही है ये लाइन है हमारी, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि इस बोर्ड का ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसके अलाउंग, तो अब ये लाइन हो गया, अब इधर देखो या इधर देखो, हाँ। इसमें एंड तो कुछ नहीं है, बस इसके अलाउंग मैं बोल रहा हूँ। एक लाइन आप एज्यूम कर सकते हो तो इसके अलाउंग चल रही है, ऐसे आगे भी जा रही है, जितना दिख रहा है उसके अलावा भी, है ना, तो वो इनफाइनाइट चल रही है। तो अब ना इसी लाइन के बारे में हम समझना चाह रहे हैं। तो अगर हमारे पास कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो उसकी क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होगी, है ना। जैसे अगर आप एक जगह पे स्टैंडिंग हो और आपसे बोला जाए कि आपको सीधा चलना है, तो व्हाट यू विल कंसीडर, किस चीज का ध्यान रखें कि कहीं लेफ्ट राइट नहीं जाए, लेफ्ट राइट नहीं जाए, दैट मींस कि आपने जो एक डायरेक्शन पकड़ लिया आपको उस पे चलना है ना। अगर सीधी लाइन में चलना है दैट मींस ये जरूरी नहीं कि आप सीधा जाओ, सीधा लाइन बोला है एक लाइन में, है ना। अगर ऐसे टर्न हो गए तो आप ऐसे भी जा सकते हो बिल्कुल सीधा, है ना। इधर टर्न हो गए तो इधर से भी आप बिल्कुल सीधा जा सकते हो। हाँ सर। बट एक बार डायरेक्शन सेट कर दो तो फिर डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। डायरेक्शन मैटर करता है अगर हम लाइन की बात करते हैं कि डायरेक्शन मस्ट बी सेम, ओके ठीक है। नाउ डायरेक्शन के लिए बेसिकली हम स्लोप की बात करते हैं, कि स्लोप से हमें पता चलता है ना कि जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, अगर एक लाइन है ऐसे कुछ लाइन है और एक लाइन इस टाइप से है, तो दोनों में क्या डिफरेंस हमें फील हो रहा है, दोनों का स्लोप अलग है। हाँ, एक का थीटा ये वाला है थीटा 1 और एक का थीटा ऐसा कुछ है थीटा 2, तो दोनों का स्लोप अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों डिफरेंट लाइंस हैं। भले ही स्टार्टिंग सेम पॉइंट से करा रहा हूं मैं दोनों की, स्टार्टिंग भले ही सेम पॉइंट से करा रहा हूं, बट दोनों अलग अलग लाइंस क्यों है, क्योंकि इनका डायरेक्शन अलग है। बट जो भी है, अगर हमें मान लो इफ वी हैव बीन गिवन 2 पॉइंट, अगर हमें 2 पॉइंट्स पता है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तो एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। और अगर हमें बोला जाए कि इस लाइन की इक्वेशन आप फाइंड करो, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। नाउ इक्वेशन जब वर्ड आया है तो फिर इक्वेशन का मीनिंग समझना है हमें। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन, इक्वेशन का क्या मतलब होगा, लाइन का एड्रेस। नहीं एड्रेस तो देखो, लाइन का एड्रेस का मतलब क्या हो गया, लाइन का एड्रेस देना थोड़ा सा मुश्किल है। इट इज लाइक आप बोल रहे हो कि आप एक है ना एक सिटी का एड्रेस दे रहे हो। अच्छा, इसके में तो बहुत सारे पॉइंट है ना। हाँ सर, दो पॉइंट का एड्रेस x1 y1, तो लाइन का एड्रेस इक्वेशन। हाँ, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जैसे हाँ। अगर आपको कोई सिटी के बारे में बताना, तो आप अगर बोलते कि ये सिटी नहीं बोलते तो इसके आसपास में ये है, या ऐसा कुछ है कि इसके इधर है और इसके इधर है, ठीक है, बट एग्जैक्टली वो एड्रेस नहीं होता, ठीक है। भले ही आप उसको कह सकते हो, जैसे पॉइंट तो क्या होता है, पॉइंट का जब हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, तब तो वो एग्जैक्टली एड्रेस ही होता है, क्योंकि x का मतलब इधर से इधर जाना है, y का मतलब इधर से इतना जाना है, ठीक है। बट जैसे मान लो हमने लिखा x + 2 = y, इसके अंदर एड्रेस जैसी बात कहाँ है, हालांकि ये बताता है कि लाइन कहाँ है इसको हम बोल के, बट मेनली होता क्या है, दिस इज गिविंग अस सम इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन, कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि इसको फॉलो करते हैं, यस और नो। यस सर, वी हैव फ्यू सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि इसको फॉलो करते हैं, है ना। तो अगर x की वैल्यू 0 होती है तो y2 होगा, x की वैल्यू 1 होती है तो y3 होगा। तो बेसिकली जो भी x की वैल्यू लोगे उसमें 2 ऐड करने के बाद हमें y मिल जाएगा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब अगर हम ऐसे ही ये वाला इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखते हैं, लेट्स से ये पॉइंट है हमारे पास 1,3,
ये पॉइंट है हमारे पास लेट्स से 4,6, ऐसे 2 पॉइंट हमारे पास हो सकते हैं हाँ सर। ना। अब और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, हम उस सारे पॉइंट को भी मार्क कर सकते हैं। हाँ तो अब ये वाली इंफॉर्मेशन अगर यहाँ लिखने की बजाय अगर हम ऑलरेडी ग्राफ बनाए तो भी हम ये वाली इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ना कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है हाँ सर। ना। इट इज लाइक कि मैं आपको बोलूं कि आपको मतलब एक कुछ सेट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लैंग्वेज में बोल रहा हूँ तो अभी आप समझ जाओगे। यहाँ 1, 4, 9 ऐसे नंबर्स हैं आपके, जो मैं नंबर सोच रहा हूँ उनमें, हाँ है ना। या फिर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास कौन कौन से नंबर्स है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो आप समझ जाओगे मैं क्या सोच रहा हूँ, हाँ सर। है ना। तो अब मैं लैंग्वेज में बोलूँ या फिर नंबर्स एग्जैक्टली बता के बोलूँ, दोनों से आप समझ तो जाओगे, इन्फॉर्मेशन तो सेम ही है, बस हाँ सर। रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, ठीक है। है ना। तो कोई चीज मैं आपको बोल के बताऊं या लिख के बताऊं, ये भी ऐसे दो अलग अलग तरीके रिप्रेजेंट करने के। तो वैसे ही ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एक्स और वाई में ये रिलेशन है, हमें एक्स और वाई ऐसे लेने हैं जिससे कि ये रिलेशन सेटिस्फाई हो। वैसा ही ये भी चीज है, यहाँ पर भी एक्स और वाई की वैल्यूज बताई गई है डायरेक्टली, रिलेशन छोड़ो, डायरेक्टली वैल्यूज ले लो, है ना। तो ग्राफ जो है ये बेसिकली एक्स और वाई की जो सेट ऑफ वैल्यूज है वो बताता है कि क्या क्या वैल्यूज हमारे इस पर्टिकुलर लाइन में है, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट करे ना। अब हमें ना इस दोनों पॉइंट से ये निकालना है, इन दोनों पॉइंट से ये निकालना है। ये इक्वेशन निकालनी है। तो अब ये चीज हमें सीखना है, अभी जो हमने स्लोप समझा ना उसका यूज करके, क्योंकि हमें ये चीज समझ में आ रहा है कि अगर ये 2 पॉइंट हमें पता है तो हम स्लोप तो पता कर सकते हैं। हाँ सर। स्लोप हमारे पास क्या होगा, So 6 minus 3 by 4 minus 1. बिल्कुल, m इक्वल्स टू 6 minus 3 by 4 minus 1, कितना आ गया 1 ना। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालनी, यानी कि x और y में रिलेशन निकालनी है। दैट मींस यहाँ पर x और y हमारे पास अननोन है, अननोन होगा तभी तो रिलेशन पता चलेगा, नहीं तभी हाँ पूछा हाँ जाएगा, बताया जाएगा, है ना। आप किसी को इंट्रोड्यूस करोगे, अगर वो पहले से जानता है तो आप इंट्रोड्यूस थोड़ी करोगे, हाँ अननोन है तभी तो इंट्रोड्यूस करोगे ना। तो ऐसे ही x और y अननोन है, इसीलिए आप यहाँ पर एक इक्वेशन लिख पा रहे हो, तो इसलिए आपको यहाँ पर भी एक x y मानना पड़ेगा। बेसिक आइडिया है, जब भी किसी भी चीज का हमें इक्वेशन बनाना होता है कुछ इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो x y इस तरह से मान सकते, ओके। ठीक है सर। अब इस x y को किस चीज का ध्यान रखना है, अगर इसको लाइन पे रहना है, वैसे तो x y अगर हमने माना तो इट कैन बी एनीथिंग, तो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है पूरे प्लेन में, बट हमें एक्स वाई को इस तरह से रखना है कि ये लाइन में रहे। हाँ सर। तो लाइन में रहने का मतलब क्या हुआ, स्लोप सेम होगा। स्लोप किसके रेस्पेक्ट में, इन पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में, हाँ सर। है ना। तो इन पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में अगर स्लोप सेम रखना है इसको, तो हम क्या बोलेंगे कि इनमें से किसी भी पॉइंट के साथ में अगर हम स्लोप लिख लें इसका, और उसको इन दोनों से जो स्लोप बन रहा है उसके बराबर कर दे, तो काम हो जाएगा ना एक्स वाई का। हाँ सर। तो स्लोप ही सेम करना है ना इसका, एक्स वाई का, अगर इस पॉइंट के साथ स्लोप सेम हो गया जो हमें चाहिए था, हाँ तो इट्स डन। तो हम इसका स्लोप लिख सकते हैं y minus 6 by x minus 4 equals to स्लोप कितना 1 1। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं हम आसानी से, है ना। तो y minus 6 equals to x x minus plus 4, 2 is equal to y. बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं लाइन की, ओके। तो अगर हम लिखते हैं, मैं आपको एक और 2 पॉइंट देता हूँ, टेल मी द इक्वेशन ऑफ लाइन। 2,3 एंड 1,1, इन दोनों से जो लाइन पास हो रही है उसकी इक्वेशन फाइंड करना है।
So y is equal to 2x minus 1. y equals to 2x minus दोनों का आ गया क्या? ठीक है. अल्टीमेटली व्हाट विल मैटर, हम इसको पुट करके चेक भी कर सकते हैं. x की वैल्यू 2 रखा, y की वैल्यू 3 आनी चाहिए. हाँ सर. आ रही है. 1 और 1 रखा, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है. दैट मींस हमारा आंसर राइट है. सही है. नाउ जब हमारे पास ये चीज हो गया, अब बता दें पुराना. हाँ सर. हाँ सर. सर ना, एक तो हो गया कि हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी है. ठीक है. दूसरा क्या हो गया, अगर मान लो कभी आपको बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन कॉमा 3 एंड हैविंग स्लोप इक्वल टू 2, क्या ये फाइंड कर सकते हैं हम? थिंक ए लिटिल. स्लोप 2 करना है. हाँ. और एक पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर हम थोड़ा सा ड्रॉप करें, एक पॉइंट हमें पता है 1,3 और इसके अबाउट जो स्लोप बन रहा है वो 2 बन रहा है. हाँ. निकाल सकते हैं. एक्स वाई मान लो और स्लोप को m के बराबर कर दो. हाँ. कर दो. हाँ सर निकाल सकते हैं. ठीक है. तो प्रोसेस फिर से सेम है. x माइनस 3 और y x माइनस 1 y minus 3 equal to 2. 2. तो y minus 3 equals to 2x minus 2, y equals to 2x plus. इस तरह से आ जाएगा. ठीक है. तो ये हो गया. एक और चीज अगर हम सोचें यहाँ पे, try to understand. अगर मेरे पास एक लाइन ऐसे है और एक और लाइन है ऐसे, ये दोनों क्या है? पैरेलल. पैरेलल. तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा? स्लोप. स्लोप सेम होगा दोनों का. तो अगर आप ये बोला जाए कि एक लाइन है जो कि किसी और लाइन से पैरेलल है, ठीक है, और उस पॉइंट से पास होती है, तो क्या हम वो लाइन निकाल पाएंगे? हाँ सर. ठीक है. जैसे कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through let's say 1,0 and parallel to line joining 1,3 and 2,1. So y is equal to minus 2x plus 1. मेरा भी है ऐसा. ठीक है. तो इसमें स्लोप निकालेंगे जब 3 minus 1 by 1 minus 2, that is minus 2. आ गया. तो y minus 0 by x minus 1 equals to minus 2. y equals to minus 2x plus 2. कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं की. ठीक है. ये हो गया हमारा पैरेलल लाइंस का. ओके.
तो हटा देते हैं हाँ सर। ना। जो अभी तक हमने पढ़ा वो सब क्वेश्चंस हमने अभी तक क्वेश्चंस किए। अब उसका थ्योरी लिख लेते हैं। क्या थ्योरी है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। सर आपका आवाज कट गया। क्या क्या Sorry? क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? अभी तक हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। हाँ हाँ सर। अब उसका थ्योरी लिख लेते हैं। अच्छा। ठीक है। तो क्या है, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, ठीक है, एक होती है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म यानी कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 एंड x2 y2। 2y2, 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, तो लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। यही कर रहे थे हम अभी तक। हाँ सर। ठीक है। एक तो ये फॉर्म हो गया। एक फॉर्म हमारे पास आ जाता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और एक स्लोप दिया हुआ है m, तो वी कैन राइट y माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल्स टू m। तो ये दो फॉर्म्स हमने अभी सीख लिए हैं, समझ लिए हैं। ठीक है। हाँ सर। तो वैसे अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ये वाली इक्वेशन बताता हूँ तो आपको लगता है कि कितना बड़ा सा इक्वेशन है, कैसे याद रखेंगे, क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, प्लस माइनस बहुत कुछ, है ना। तो ये एक और फॉर्म है, बट आपको ये समझ में आया ना, दोनों सेम ही बात है हाँ सर। ना। इसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना है, इसमें थोड़ा कम करना है। यहाँ पे पहले स्लोप निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है स्लोप, हाँ काम हो जाता है। ओके, ठीक है। ये नोट कर लेना है, ये हमारा 2 पॉइंट फॉर्म और पॉइंट स्लोप फॉर्म, ऐसे दो फॉर्म हमारे पास होते हैं। कर लिया। कर लिया सर। इसके बाद हमारे पास एक और फॉर्म रहता है जिसके लिए हमें एक पहले वर्ड समझना है, which we call as intercept। इंटरसेप्ट वर्ड सुना है आपने? हाँ सर। हाँ। क्या होता है? y y is equal to c जो होता है वो होता है y is equal to mx plus c में। देखो, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या होता है इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, तो इट इज लाइक कि आपको उसका मीनिंग पता है या नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। इंटरसेप्ट स्ट्रेट लाइन में थोड़ा अलग तरीके से दिखता है अगर आप सी की तरह बोल रहे हो, और सर्कल्स में कुछ अलग तरीके से दिखेगा, इलिप्स में कुछ अलग, जो भी हम अलग अलग कर्व पढ़ेंगे सब में थोड़ा अलग अलग फॉर्मूला दिखेगा उसका। तो आप सी को इंटरसेप्ट बोलोगे, दैट मींस कि वो समझ में नहीं आएगा इंटरसेप्ट क्या है। इंटरसेप्ट का मीनिंग समझना है। यहाँ पे वो y एक्सिस कट करता है। नहीं, ऐसा नहीं। लेट्स अंडरस्टैंड द इंटरसेप्ट मीनिंग। इंटरसेप्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इट इज लाइक कोई चीज चल रही है या कोई चीज है, उसके अंदर आपने इंटरसेप्ट किया। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, आपने बीच में मेरे से पूछा कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, आप क्वेश्चन बताओ। आपने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन पूछा, तो जो मैंने जो कोर्स डिसाइड कर रखा था कि हम 1 घंटे में ये पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर आपने इंटरसेप्ट किया। हाँ। 5 मिनट आपने अपने क्वेश्चन के लिए वो ले लिए, तो वो हो गया कि आपने इंटरसेप्ट किया कुछ पार्ट हमारी क्लास का। तो समझ में आया? हाँ सर। है ना। तो वैसे ही है। तो यहाँ पर जब हम इंटरसेप्ट की बात करते हैं, तो कोई भी एक लाइन है, ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना। ये लाइन एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रही है और वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेप्ट नहीं बोला मैंने, क्या बोला? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट। तो ये एक पॉइंट है हमारे पास ए, ये एक पॉइंट है बी। तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है ए पे और वाई एक्सिस को बी पे। बट ये क्या हुआ? इंटरसेक्ट, है ना, यहाँ पे कट कर रही है। बट अगर हम इंटरसेप्ट की बात करें तो हम बोलते हैं कि ये वाई एक्सिस है हमारा, तो हम एक रेफरेंस का यूज करते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन हमारा रेफरेंस है एक, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट पे जो हमारे पास एक्स एक्सिस है
उससे कितना पार्ट लाइन का इंटरसेप्ट किया इसने, हमारे पास एक्स एक्सिस है, लाइन ने कितना पार्ट इंटरसेप्ट किया, तो ये वाला पार्ट ओए ओए, इसलिए जो एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट होगा या एक्स इंटरसेप्ट हम सिंपली बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट दैट विल बी इक्वल्स टू ओए, और सिमिलरली अगर हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं ओबी OB, तो हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि वो कितना पार्ट कट कर रहा है, बस ये हमें समझना है और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे अगर हम एक सर्कल की बात करते हैं, सर्कल के लिए मुझे बताओ ये सर्कल एक्स एक्सिस पे कितना पार्ट इंटरसेप्ट कर रहा है, ये वाला पूरा पार्ट AB, अच्छा दो, हाँ ये यहाँ पे डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है, ये सर्कल खुद से ही 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, पूरा पूरा काट के ले जा रहा है। हाँ सर। y एक्सिस में भी ऐसे ही रहेगा, अगर हम इसको PQ बोले तो ये PQ हो गया, है ना। ऐसे ही इलिप्स के लिए भी रहेगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट, हाँ है ना। तो उस तरह से हम इंटरसेप्ट का मीनिंग समझते हैं, क्लियर। तो हर जगह सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इसलिए हो गया क्योंकि लाइन के अंदर हमारे पास वो एक ही बार कट करती है, तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि कट करके ले जा रही है, बट हम उसमें ओरिजिन का रेफरेंस लेते हुए उसका इंटरसेप्ट देख लेते हैं, ओके ठीक है। तो अब ना इस इंटरसेप्ट के तरीके यूज करके भी हमारे पास दो फॉर्म्स, दो इक्वेशन के फॉर्म आते हैं, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं लाइन को, क्या इजी नोट हो गया। यस यस सर। ना हम बोलते हैं कि एक हो गया हमारे पास y इक्वल टू mx प्लस c, ये आप जानते ही हो, एज पर योर वर्ड्स आई अंडरस्टूड कि y इक्वल टू mx प्लस c आप जानते हो, है ना। तो यहाँ पर m जो है बेसिकली हमारा स्लोप है, है ना। और वो हमने ऑब्जर्व भी किया क्योंकि जब भी हमने y माइनस y1 बाय x माइनस x1 लिखा और इक्वल्स टू m, तो जब भी ये m है तो x से मल्टीप्लाई तो ओनली m ही होगा, हाँ और तो कुछ नहीं होगा, तो दैट मींस x का जो कोफिशिएंट आएगा वो हमेशा स्लोप होगा, अगर हम y का कोफिशिएंट 1 रख देते हैं तो हाँ भी हमें किसी भी लाइन का स्लोप निकालना होता है तो हम y इक्वल्स टू mx की तरह लिखते हैं, जो भी बचा हुआ y को यहाँ रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, उसके बाद जो भी x का कोफिशिएंट मिलता है वो हमारा क्या है, स्लोप। t हो गया हमारा mx, m स्लोप है। अब c इंटरसेप्ट क्यों बोल रहे हैं हम, अब y इंटरसेप्ट बोल रहे थे तो हम इंटरसेप्ट कैसे बोल सकते हैं, अगर कोई लाइन, हाँ बोलो, इंटरसेप्ट ये हमारे पॉइंट होगा 0,c बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं, अच्छा मुझे बताओ ना, ये अगर कोई पॉइंट इस लाइन पे लिया हमने y एक्सिस पे, उसके कोऑर्डिनेट्स 0,c टाइप के होंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि वो x पे कहीं पड़ नहीं रहा है। हाँ x की डायरेक्शन में या फिर y से डिस्टेंस उसकी 0 है, हाँ सर। इसलिए x का कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, और ऐसे अगर कोई पॉइंट हमने x एक्सिस पे लिया, हाँ सो c,0 बट y 0 होगा क्योंकि वो x y में गया ही नहीं अभी तक, या x एक्सिस से उसकी डिस्टेंस 0 है, तो इसलिए तो अब अगर हमें x की वैल्यू 0 रखते तो y कितना आता है, c है ना। तो इंडिपेंडेंट इररिलेवेंट कुछ भी m है या नहीं है, m की वैल्यू जो भी हो, y की वैल्यू तो हमेशा c आनी है, c आएगी, दैट मींस इसको हम c को क्या बोल सकते हैं, y इंटरसेप्ट, ओके। अगर मैं आपको बोलता हूं x इक्वल्स टू, इंटरसेप्ट के फॉर्म में लिखो, x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, x के फॉर्म में x is equal to y minus c by m, y by m minus c by m, हाँ तो आप मुझे y इंटरसेप्ट बता सकते हो, चलिए x इंटरसेप्ट c by m,
So C by M. माइनस सी बाई एम। माइनस सी बाय एम। हम्म ठीक है, माइनस जो है ये सी बाय एम का साइन है, तो पता ही होगा आपको, हाँ सर। है ना। सबका अपना अपना फ्लैग रहता है, वाई बाय एम का फ्लैग पॉजिटिव है, सी बाय एम का फ्लैग नेगेटिव है, सब अपना अपना फ्लैग लेके जाते हैं जहां भी जाते हैं। ठीक है, इधर उधर जो भी, तो x इक्वल टू दिस हो गया। ठीक है, इससे हम x इंटरसेप्ट देख सकते हैं। तो इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ, अगर हमें x इंटरसेप्ट देखना है तो y 0 कर दो, y इंटरसेप्ट देखना है तो x 0 कर दो, लिख दो। जो y आएगा वो y इंटरसेप्ट और x उससे आएगा वो x इंटरसेप्ट। ये चीज समझ में आया। हाँ सर। अगर मान लो कि मैंने आपको ये इक्वेशन नहीं बताई, मैंने बस बोला है कि एक लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट 0, c है और स्लोप m है, तो क्या आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो डायरेक्टली, जो पहले के कंसेप्ट है उसका यूज करके? हाँ सर। ऐसे So y is equal to mx plus c. नहीं, ये नहीं पता आपको अभी, अच्छा। इससे पहले क्या 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 करना था, मतलब क्या क्या यूज So करना, क्या करना है? y minus c is by x minus 0 is equal to m. बिल्कुल ठीक, डिस्टेंस पॉइंट पता है और स्लोप पता है, हाँ वही तो बात हुआ ना। हाँ सर। तो अल्टीमेटली जो हम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हमें एक पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है। जब भी लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी होगी तो आपको बस दो चीजें ढूंढनी है, कोई एक पॉइंट मिल जाना चाहिए और उसका स्लोप मिल जाना चाहिए। क्योंकि मैनी टाइम्स जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, और उसके बारे में कुछ कुछ हमें चीजें दी हुई थी कि वो लाइन ऐसा करती है, वो लाइन वैसा करती है, यहाँ कट करती है, इससे परपेंडिकुलर है, या बहुत सारी चीजें कुछ दिया हुआ होगा। ठीक है, आपको ना डायरेक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी थोड़े से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते जाते हैं, तो उसके अंदर बस वही है, एक तरह की पजल है कि आपको इतना दिया हुआ है और आपको यहाँ से वहां तक पहुंचना है। अब ये चीज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या क्या ढूंढना है, डायरेक्टली लाइन की इक्वेशन नहीं आ जाएगी पुट करके। अगर ऐसा होगा तो फिर वो बिल्कुल बोर्ड्स का भी बहुत इजी वाला क्वेश्चन हुआ ना। बोर्ड्स का भी एक अच्छा क्वेश्चन, मतलब स्कूल एग्जाम्स में भी अगर एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है तो उसके अंदर ये चीज और वो चीज, इसके बीच में कोई एक चीज चाहिए होगा, जो आप पहले वो वाली चीज निकालोगे फिर उसके बाद यहाँ आओगे। ठीक है, और अगर हम मेंस की बात करें, मेंस लेवल पे, तो हो सकता है बीच में दो स्टेप्स हो, यहाँ से ये निकलेगा फिर यहाँ से ये निकलेगा और तब आंसर आएगा। वो स्टेप्स मैटर करता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइन की इक्वेशन चाहिए तो हमें क्या ढूंढना है क्वेश्चन में से, कि भाई उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल जाए किसी तरह और उस लाइन का स्लोप मिल जाए। अगर ये दोनों में मिल गए तो काम हो गया, लग जाए। तो यही चीज हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं। तो हमें एक स्लोप दे दिया और एक पॉइंट दे दिया तो हमारा काम खत्म। ठीक है, ये नोट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला था हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, क्या था? स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट। तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है। क्यों इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं? बिकॉज ये y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्मेट में है, क्योंकि हमें ना वेरिएबल्स कम करना अच्छा लगता है। क्वेश्चन आता है तो इसमें वेरिएबल्स अगर कम हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें y को हम mx प्लस c रख सकते हैं डायरेक्टली। हाँ सर। है ना, तो उससे एक y का जो टर्म है वो खत्म हो जाता है और हम ओनली x में सॉल्व करना होता है जो भी करना है। तो वी बेसिकली लाइक दैट थिंग, हमें ना ये चीज पसंद है, ये वेरिएबल्स कम कर दे। और ये हमें ध्यान रखना है, मैं आपको जो बोल रहा हूँ, इट इज नॉट ओनली फॉर दिस, इट इज आल्सो फॉर द सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि हम ना दोनों चीजों पे फोकस करते हैं, ओनली पढ़ाई नहीं। अगर आप सारा चीज पढ़ लेंगे, सब समझ लेंगे, बट फिर भी क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे अच्छे से तो कोई फायदा नहीं। है ना, हमें जरूरी है कि क्वेश्चंस करने के लिए क्या थॉट्स चाहिए, कैसे हमें उसको, है ना, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स करके चीजें होती है ना, कि आपकी स्किल्स कैसी है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। अगर वो अच्छी नहीं है तो आप सब चीज पढ़ के सब समझ के भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और साथ में आपने अपनी स्किल्स से भी काम किया है तो फिर वहां पे आप जो आपने सीखा है उसको आप प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली तो यही इसी से पता चलेगा ना कि आपने कैसा पढ़ाई किया, क्वेश्चन सॉल्व करके। मेरे पास होता है इंटरसेप्ट फॉर्म।
क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट, that we call as x by a plus y by b equals to 1. ना अगर मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें क्या x इंटरसेप्ट है क्या y इंटरसेप्ट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये एक लाइन की इक्वेशन है, इसमें x इंटरसेप्ट क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है? सर देख के तो लग रहा है एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट बी है। देख के लग रहा है मतलब क्या कॉन्फिडेंट नहीं हो? नहीं सर। क्यों? मैंने क्या बताया, x इंटरसेप्ट देखने के लिए क्या करते हैं हम? y0 ले लेते y0 ले, हाँ हाँ x है ये है में जो y बेसिक x आइडिया है वो ऑलवेज रिमेन सेम, चाहे हम्म कैसा भी सिनेरियो हो। मैंने आपको बताया लाइन की इक्वेशन निकालनी तो हमें क्या करना है, स्लोप इक्वल्स टू स्लोप करना है और कुछ नहीं करना। हम्म जो हमें पता चल गया है एक वैल्यू स्लोप की, और इक्वल्स टू कर देना है एक अननोन पॉइंट के साथ में कनेक्ट करके स्लोप, हम्म उसको इक्वल कर देंगे तो हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारा लाइन निकालने का बेसिक तरीका है, स्लोप इक्वल्स टू स्लोप, ठीक है ना? हाँ सर। वैसे इंटरसेप्ट का बेसिक तरीका क्या है, x इंटरसेप्ट निकालना है दैट मींस y0, y इंटरसेप्ट निकालना है दैट मींस एक्स जीरो। ठीक है। तो अब वही बात है, तो हमें यहाँ से दिख रहा है y0 रखेंगे तो x a आ जाएगा और x0 रखेंगे तो y b आ जाएगा। हाँ लाइन के ऐसे इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, ये a 0 और ये 0, b 2, b, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ ओके, तो अब ना कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। दो फॉर्म्स और होते हैं हमारे पास, एक होता है जनरल फॉर्म और एक होता है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है? वो दोनों हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है क्योंकि वो उतना जैसे जनरल फॉर्म जो है वो है तो बेसिक, बट उसको हम उतना यूज नहीं करते, क्वेश्चन में भले ही आता है बट सॉल्व करने के लिए हम यूज नहीं करते उसको इतने, है ना? इसलिए हम उसके ऊपर अभी फोकस नहीं करते, पहले हम सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है? और जो नॉर्मल फॉर्म है वो कहीं यूज नहीं आता। अच्छा ठीक है हाँ, वो सिर्फ तभी यूज आएगा जब कोई स्पेसिफिकली नॉर्मल फॉर्म यूज करवाने के लिए क्वेश्चन देना है मुझे, ये सोच के देगा अच्छा तभी अच्छा यूज आएगा, अच्छा इन ठीक। जगह कहीं पे यूज नहीं आता, है ना? कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, ये मीनिंग है मेरा, ठीक है? ठीक है इसलिए उसको हम बाद में देंगे ना। अगर हम कुछ क्वेश्चन लिखना चाहें, लेट्स से फाइंड इक्वेशन ऑफ a line passing through midpoint of A and B, where A and B are x and y intercepts of line 2x plus 3y equals to 6, और जो लाइन है where slope of required line is, let's see ले लेते हैं, फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या दिया हुआ है और हमें कहाँ तक पहुंचना है और उसका रास्ता क्या है ये ढूंढना है।
ठीक है। सर y is equal to 3x plus 2. हाँ बोलो। y is equal to 3x plus 2. ठीक है, तो स्लोप 3 हो गया और मिड पॉइंट हमें निकालना था, तो इंटरसेप्ट क्या क्या है इसके? तो 2 और 3। Oh, बिल्कुल ठीक। fine. एक सेकंड. मिड पॉइंट क्या आएगा? अच्छा पॉइंट क्या होगा पहले तो ये देखते हैं। 2 इंटरसेप्ट किसका है? सो y एक्सिस। तो हमारे पास हुआ 0,2 और 3,0 ऐसा। हाँ सर। इनका मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, ये पता है ना आपको? हाँ सर। मैंने बताया नहीं था, अज्यूम कि आपको पता होगा। 3 + 0/2 + 0/2 2। हाँ सर। हाँ, तो हमारा पॉइंट आ जाता है 3/2 को 1। 1। ठीक है, तो 3/2 पॉइंट पता है, स्लोप पता है। ये अच्छा ठीक है सर, कराइए. तो हम लिख सकते हैं y - 1 अपन x - 3/2 = 3, है ना? लिख लेते हैं क्या बना, मैंने y ऐसे ऐसे नहीं किया था सर. हाँ मैंने मिड पॉइंट वाला चीज देखा नहीं था. मतलब मैंने क्या किया था, मैंने एक पॉइंट के साथ एक्स वाई मिला लिया था हाँ। और फिर सॉल्व कर लिया, तो फिर यही आया. तो एक पॉइंट, अब वही चीज है ना, क्वेश्चन मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन समझना है पहले कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो नहीं समझे आप, देखो हो सकता है कि आपका आंसर ना आए, कि आप फंस जाओ, आपको पता नहीं है कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। दैट्स ए बेटर सिनेरियो देन एज्यूमिंग एनीथिंग एंड डूइंग एनीथिंग, है ना? ठीक है. हमें कोई भी चीज गलत नहीं लगानी है बस, ठीक है? लाइक कि कंसेप्ट गलत नहीं लगना चाहिए, जो क्वेश्चन में बोला गया आपको वो लगाना है। अब आपको वो लगाना नहीं आता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो सीख के हम सही कर सकते हैं। बट अगर अब ये सोचोगे कि नहीं हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, समझ रहे हो? आप कोशिश करो कि हम कुछ और भी सोच सकते हैं क्या, बट एटलीस्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्योंकि हमें पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, जिससे जो मिड पॉइंट है उससे पास हो रही है वो लाइन। हाँ। तो मिड पॉइंट से ही पास कराना है, किसी भी और पॉइंट को आप लेके और बना दोगे, क्योंकि आपको वो चीज मैंने याद नहीं कराई है, समझना है अच्छे से आपको हाँ। कुछ भी याद नहीं करना है, इसलिए मैं आपको एक एक चीज अच्छे से बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको इसीलिए इक्वेशंस भी बाद में बताया, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कुछ याद नहीं करना है, 2 पॉइंट फॉर्म भी याद नहीं करना है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म भी याद नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं। ठीक है. आइडिया आपको पता है तो आप लिख सकते हो, जब चाहो तब लिख सकते हो, और एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा आपको, और आपको कभी भूलने की भी टेंशन नहीं रहेगी, ओके ना? हाँ सर। तो यहाँ पे हमारा फाइनली बन जाता है -9 और 2y = 6x - 7, ये आंसर आएगा, ठीक है? तो कुछ नहीं, सॉल्यूशन है जैसा भी आंसर है, बट मेन चीज ये है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो करें देख के करें कि क्या हो रहा है, ठीक है? ओके, एक और लिखते हैं फिर, लिखो मैं बोल रहा हूँ, the equation of the straight line passing through point 4,3, है ना? जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए। कैसी पिक्चर? कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये 0.4 है, ये 3, 4,3 यहाँ पे होगा। अगर एक लाइन हम सोचे जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है बट अभी तक स्लोप नहीं पता है, तो दैट मींस एक तरह से ऐसा होगा कि एक लाइन यहाँ पे लगा दिया हमने, वो ऐसे ऐसे कहीं भी घूम सकती है ना? कंसीडर लाइक कि ऐसे कोई एक हिंज लगा हुआ है और उससे हमने एक ऐसे लगा दिया रॉड, जो ऐसे ऐसे घूम सकती है कहीं पे भी। तो उनमें से कोई भी लाइन अभी हो सकती है, बस एक पॉइंट में पता चले कि इस पॉइंट से उसको पास होना है, ओके? ठीक है, तो बोला इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3
and making intercepts on the coordinate axis whose sum is -1. whose sum is -1. क्या आपको बात समझ में आई मेरी? मैंने क्या बोला अभी तक? हाँ सर। इंटरसेप्ट जो है x और y इंटरसेप्ट, उन दोनों का सम दिया हुआ है कितना? -1। -1। तो अब कुछ चीज हमें स्लोप दिया हुआ नहीं है, पॉइंट हमारे पास है, स्लोप नहीं दिया हुआ है। तो जो नहीं दिया हुआ है और डायरेक्टली स्लोप निकालने का तरीका भी नहीं है हमारे पास अभी। डायरेक्टली तो नहीं है, क्योंकि इंटरसेप्ट से स्लोप तो नहीं मिलता। नहीं। हम m को कुछ मान लेते, m स्लोप को m ही मान लेते हैं। हाँ। स्लोप को m मान लेते हैं। दोनों लाइंस मतलब जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं, हाँ सर। है ना? यानी कि पॉइंट पता है और स्लोप हमने m मान लिया, तो लाइन की इक्वेशन तो हम लिख ही सकते हैं। हाँ अब उसके लिए आप x और y इंटरसेप्ट निकाल सकते हो ना? हाँ हाँ m के टर्म्स में निकलेगा, बट निकल तो जाएगा। हाँ। फिर दोनों को और सम उसका करके एडिशन अगर आप -1 -1 लेकर के देंगे। बराबर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा ना m। हाँ हाँ सर। करके बताओ। अगर आप सही से लगाओगे तो कहीं पे परेशानी नहीं आएगा, सही नहीं लगाओगे तो गलती होगी। देखो, गलती करने में टेंशन नहीं लेना है, गलती करोगे तभी ठीक होगा। अब गलती करोगे, गलत आंसर आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या गलती किया, जब हम उसको सही करेंगे। तो गलतियां ठीक होना जरूरी है ना? बट कुछ ना कुछ तो करना है ना? कोशिश करो, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बट कोशिश करना है कि हमें जो कंसेप्ट लगा है वो सही लगा, कंसेप्ट कोई गलत ना लगे। ये तो लिख लिया होगा। हाँ सर। एडिशन करके -1 करना है, क्या बन रहा है उससे? कर रहे सर। सर m3/2। m3/2। नहीं सर, एक सेकेंड सर। क्वाड्रेटिक बनेगा, यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी।
एक सेकेंड सर। एक 3/2 सही है। दूसरा सर 1/2। 1/2 ठीक है। तो इससे हमारा दो स्लोप मिल जाएंगे, दो स्लोप मिल जाएंगे तो दो लाइंस आ जाएंगी। हाँ सर। देयर आर 2 पॉसिबल लाइंस विद द गिवन सिनेरियोस, तो वो दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तो ठीक है, यहाँ से ये तो ये फैक्टराइज करना आपको अच्छे से आता है ना? हाँ सर। हाँ हाँ। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अब मान के चलो मेन 2004 का है। ठीक है। मेन 2004 वैसे उस समय में AIEEE होता था, तो मेन के इक्विवेलेंट था NITs में एडमिशन के लिए जो एग्जाम होता है ना। तो यानी कि क्वेश्चंस है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, इट्स जस्ट कंसेप्ट की बात है। जो कंसेप्ट हमने आज सीखा, इक्वेशन ऑफ लाइंस, है ना, कि लाइन की इक्वेशन कैसे कैसे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस, तो उस कंसेप्ट के ऊपर भी क्या क्वेश्चन आया था। इसके अंदर बस क्या चीज उन्होंने किया कि उन्होंने डायरेक्टली स्लोप देने के बजाय आपको पहले स्लोप फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करना होगा? इस तरह से। हाँ सर। ना हमारे पास एक बेटर तरीका हो सकता था इसको करने का। ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट लेंदी हमने किया बिकॉज हमें एक बार, हम पहली बार कर रहे हैं तो लेंदी हो सकता है। आपको पहली बार में शॉर्टेस्ट मेथड समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है। बट अगर हम इसको थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर इंटरसेप्ट की बात की गई है ना, तो लेट्स से a + b = -1 हमें दिया हुआ है। हाँ सर। तो हम लिख सकते हैं a = -1 - b। हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? x/a + y/b = 1। अब इसके अंदर हम सब कुछ पुट कर देते हैं। क्या क्या पुट कर दे? एक तो a की जगह -1 - b, हमने बोला हमें वेरिएबल्स कम करना अच्छा लगता है, अननोन्स कम करना, -1 - b + y/b = 1। नाउ ये हमारी लाइन की इक्वेशन है ना। और जो पॉइंट हमें दिया हुआ है वो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करता है। हाँ। करना पड़ेगा उसको, तो पुट कर सकते हैं वो पॉइंट इसमें। 4,3 क्या है? 4,3। हाँ। यहाँ पे 4, यहाँ पर 3, बी में इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। हाँ। तो आएगा यही सारा, बी की जो वैल्यू आनी है वो आएगी। हाँ, पर थोड़ा जल्दी होगा इससे, स्टेप हमने कम कर दिया, हम डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच गए 2 स्टेप में। अदरवाइज उसमें पहले हमने लाइन की इक्वेशन लिखा उस तरह से, उसको सेपरेट किया, फिर x इंटरसेप्ट निकाला, y इंटरसेप्ट निकाला, तो दैट बिकम्स अ लिटिल बिट लेंथी अप्रोच। ठीक है। बट क्योंकि हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ा हुआ है तो इट इज बेटर, जब इंटरसेप्ट की बात की जा रही है तो क्यों ना इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करें। अगर ओनली y इंटरसेप्ट की बात की गई होती तो आप y = mx + c यूज करते, है ना। अगर एक पासिंग थ्रू पॉइंट की बात की जाती है तो हम पॉइंट वाला फॉर्म यूज करते हैं, जो हमने किया भी।
पहले वाला जो मेथड था, बट यहाँ पर इंटरसेप्ट की बात की जा रही है, तो इंटरसेप्ट में ये वाला तरीका फास्टर होता है। ठीक है। ओके, जैसे आप इसको p के लिए सॉल्व करोगे तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी p की, -3 या फिर 1। तो -3 और 1 दो वैल्यूज आएंगी और उसके अकॉर्डिंग आपका a निकल जाएगा, और इसके डायरेक्टली इस फॉर्मेट में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे इन जनरल जो अपना मेन वाला एग्जाम होता है उसके अंदर 2 मिनट्स रहता है इन जनरल। हालांकि अभी 25 क्वेश्चंस हो गए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया 2 मिनट से, बट हम 2 मिनट से मान के चलते हैं कि हमें सारे क्वेश्चंस को 2 मिनट्स में फिनिश करना है ना। तो अगर हम ये पूरा प्रोसेस करते हैं तो हो सकता है कि हमें 2 मिनट्स के आसपास लग जाए। ये अभी की बात है, जैसे आप थोड़े से और समझदार होंगे, थोड़ा और स्पीड आपका बढ़ेगा चीजों को करने का, तो ये और भी जल्दी हो जाएगा पहले वाला मेथड भी। बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा सोच पाते हैं कि हाँ इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो इंटरसेप्ट फॉर्म यूज किया जाए तो जल्दी हो जाएगा, है ना। तो आप ये अप्रोच लगाएंगे तो और जल्दी 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हमें हर चीज का ध्यान रखना है, हमारी एक्यूरेसी का भी और स्पीड का भी, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हो तो एक्यूरेसी में गड़बड़ होने लगती है, और एक्यूरेसी बढ़ाने पे ध्यान दोगे तो स्पीड में गड़बड़ खराब हो जाती है। तो इन दोनों का हमें अच्छे से बैलेंस करना सीखना है, तो वो भी हम सीखेंगे। क्वेश्चंस करते हुए ध्यान रखेंगे कि स्पीड कैसे बढ़ती है ना। तो लाइक दैट, तो इन दीज वेज वी विल बी कंटिन्यूइंग फर्दर, है ना। इस तरह से हम पढ़ेंगे, सारा चीजें करेंगे, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। आई विल आल्सो बी गिविंग यू प्रैक्टिस शीट्स, है ना, एज वेल एज टेस्ट्स। रेगुलर टेस्ट जो रहते हैं ऑनलाइन वो भी आपके लिए रहेंगे। ओके, सो दैट कि जैसे ऑनलाइन आप टेस्ट देने वाले हो उसी तरह से आपका ऑनलाइन भी प्रैक्टिस हो सके, ये सब चीजें उसमें रहेगा। ठीक है, तो एक बार अपने घर पे डिस्कशन कर लेना, दिस वाज जस्ट ए डेमो सेशन। ठीक है, तो इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे आगे, और भी बहुत। हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ही हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो